नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला इस बलिया का और मैं हूं अनुप उपाध्याय। साथियों, भारत और नेपाल दो ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनके बीच सिर्फ एक सीमा नहीं बल्कि सदियों पुराने सांस्कृतिक, धार्मिक और पारिवारिक रिश्ते भी जुड़े हैं। करीब 1850 किलोमीटर लंबी खुली सीमा, जहां लाखों लोग बिना वीजा और पासपोर्ट के वैध रूप से आ जा सकते हैं। यही खुलापन दोस्ती की सबसे बड़ी पहचान भी है। लेकिन जब इसी रास्ते का इस्तेमाल वांछित अपराधी, कट्टरपंथी नेटवर्क या राष्ट्र विरोधी तत्व करने लगे तो यह सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती बन जाती। अब बहराइच के रुपई डीहा बॉर्डर के सामने आई एक ताजा कार्यवाही ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। यूपी पुलिस और एसएसबी ने संयुक्त ऑपरेशन में वारिस पंजाब दे से जुड़े बताए जा रहे एक वांछित आरोपी, एक अमेरिकी नागरिक और 3 स्थानीय सहयोगियों को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि ये सभी नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन असली सवाल गिरफ्तारी नहीं, बल्कि वह रास्ता है जो बार बार सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बन जाता है। आखिर नेपाल का रास्ता ही क्यों चुना जाता है? क्या यह केवल अवैध घुसपैठ का मामला है या इसके पीछे कोई बड़ा अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क काम कर रहा है? और इस पूरी घटना का भारत नेपाल संबंधों तथा भारत के आंतरिक सुरक्षा पर क्या असर पड़ सकता है? आज जीएस बूस्टर में हम इस पूरे घटनाक्रम को तथ्यों, इतिहास, भू राजनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से विस्तार पूर्वक समझेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम पर मिल सके। वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और अपने जो भी विचार हैं वो कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाइएगा। तो आज का टॉपिक है नेपाल बॉर्डर से घुसपैठ, वारिस पंजाब दे का सदस्य गिरफ्तार। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर करते हुए लिखा है, खालिस्तानी टेरर सस्पेक्ट यूएस नेशनल हेल्ड व्हाइल एंटरिंग इंडिया फ्रॉम नेपाल। भारत नेपाल की खुली सीमा से हम इस चर्चा को शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर बहराइच के रुपईडीहा बॉर्डर पर क्या हुआ था, क्योंकि किसी भी बड़ी बहस से पहले तथ्यों को जानना सबसे ज्यादा जरूरी। साथियों, 24 जुलाई 2026 यानी कि आज की तारीख में मीडिया ने, टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक न्यूज को कवर किया कि उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के में स्थित है भारत नेपाल सीमा और यही एक बॉर्डर है जिसका नाम है रुपईडीहा। और वहां उत्तर प्रदेश पुलिस और सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी ने संयुक्त अभियान चलाया और इस कार्यवाही के दौरान कुल 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। इनमें वारिस पंजाब देश से जुड़ा बताया जा रहा एक वांछित आरोपी, एक अमेरिकी नागरिक और 3 स्थानीय सहयोगी शामिल। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ये सभी नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। तभी सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें रोक लिया और पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई पहले से मिले खुफिया इनपुट के आधार पर की गई। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद सीमा क्षेत्र में निगरानी बढ़ाई गई थी। संयुक्त टीम ने ऑपरेशन चलाकर सभी संदिग्धों को पकड़ लिया। प्रारंभिक जांच में एक व्यक्ति की पहचान वारिस पंजाब देश से जुड़े वांछित आरोपी के रूप में हुई। अब सवाल ये उठता है कि आगे जांच कौन कर रहा है? फिलहाल इस पूरे मामले की जांच उत्तर प्रदेश पुलिस, सशस्त्र सीमा बल और केंद्रीय सुरक्षा एवं खुफिया एजेंसी मिलकर कर रहे हैं। जांच एजेंसियों को यह भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है, जांच एजेंसियों के द्वारा, कि इन लोगों का वास्तविक उद्देश्य क्या था, उन्होंने नेपाल का रास्ता क्यों चुना और भारत में इनके संपर्क किन किन लोगों के साथ थे। क्या इनके पीछे कोई बड़ी संगठित नेटवर्क जो है वह काम कर रही है मिलकर? और अब तक आधिकारिक रूप से जिन बातों की पुष्टि हुई है वो यह है कि रुपडीहा सीमा पर संयुक्त कार्यवाही में जो 5 लोग हिरासत में लिए गए हैं उनमें से एक अमेरिकी नागरिक भी शामिल था। हालांकि कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी हैं, जैसे क्या इनका उद्देश्य केवल भारत में प्रवेश करना था या कोई विशेष मिशन पर आए थे? क्या इनके भारत में पहले से संपर्क मौजूद है? क्या नेपाल के रास्ते कोई संगठित नेटवर्क सक्रिय था? क्या इसमें विदेशी फंडिंग या अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन भी शामिल है? तो इन सब पे जांच हो रही है। यहाँ एक बात स्पष्ट रूप से समझना बेहद आवश्यक है साथियों कि अभी तक किसी बड़े आतंकी षड्यंत्र की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जांच अभी भी जो है जारी है। आगे आने वाले आधिकारिक तथ्य इस पूरे मामले की अंतिम तस्वीर को स्पष्ट करेंगे। लेकिन अगला प्रश्न यह है कि वारिस पंजाब दे है क्या? और सीमा पर जो बड़ी गिरफ्तारी हुई है उसके बाद वारिस पंजाब दे के ऊपर जो है वो प्रश्न उठ रहा है कि है क्या? साथियों, वारिस पंजाब दे के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो गिरफ्तारी जिस व्यक्ति की आई है, जो इस संगठन से है, इसके बारे में जानना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये संगठन जिसकी शुरुआत 2021 में अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता दीप सिद्धू ने की थी,
उस समय संगठन का घोषित उद्देश्य पंजाब की संस्कृति, सामाजिक अधिकारों और सिख पहचान से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठाना बताया गया था। हालांकि समय के साथ संगठन की गतिविधियों को लेकर विवाद बढ़े। फरवरी 2022 में एक सड़क दुर्घटना में दीप सिद्धू की मृत्यु हो गई और उसके बाद संगठन का नेतृत्व बदलने की स्थिति बनी और कुछ समय बाद अमृतपाल सिंह संगठन के प्रमुख चेहरे के रूप में उभरे। अमृतपाल सिंह के नेतृत्व में संगठन अचानक राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया। उनके भाषण, उनकी गतिविधियां और समर्थकों की बढ़ती संख्या के कारण पंजाब में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर बहस तेज हो गई। इसी दौरान कई मामलों में पुलिस और प्रशासन की निगरानी बढ़ाई गई और इस पूरे घटनाक्रम का सबसे चर्चित मोड़ फरवरी 2023 में जब अजनाला की घटना रही तो उस समय हुआ। अजनाला की घटना के बारे में अगर हम बात करें साथियों, तो अजनाला पुलिस स्टेशन के बाहर बड़ी संख्या में समर्थक इकट्ठा हुए। वे संगठन के एक सदस्य की रिहाई की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान बैरिकेडिंग तोड़ी गई, पुलिस के साथ झड़प हुई, कई पुलिसकर्मी घायल हुए और इस घटना ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल भी खड़े हुए। अजनाला घटना के बाद पंजाब पुलिस ने व्यापक कार्यवाही शुरू की। मार्च 2023 में अमृतपाल सिंह और उनके सहयोगियों के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चलाया गया। कई लोगों को हिरासत में लिया गया। विभिन्न आपराधिक मामले की जांच आगे बढ़ी और बाद में अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया। उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून सहित विभिन्न कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई और यहीं से सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई। सरकार और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां समय समय पर यह कहती रही हैं कि यदि कोई संगठन या उससे जुड़ा कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। हालांकि यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि किसी भी संगठन का नाम किसी जांच में सामने आना और किसी व्यक्ति का दोषी सिद्ध होना दोनों अलग अलग बातें हैं। अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही होगा। अब प्रश्न यह है कि जब कोई भी प्रवेश करता है तो वो नेपाल की सीमा ही क्यों लेता है और भारत नेपाल की सीमा इतनी ज्यादा संवेदनशील क्यों है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न जो है वो हम सबके सामने आ रहा है। साथियों, अगर हम भारत नेपाल की सीमा के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें भूगोल को समझना बहुत जरूरी है। भारत और नेपाल के बीच लगभग 1850 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से होकर गुजरती है। यह दुनिया की उन चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में से एक है जहां दोनों देशों के बीच लंबी और खुली सीमा व्यवस्था है और इस व्यवस्था के आधार पर दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंध और 1950 की भारत नेपाल शांति और मैत्री संधि भी है। इसी कारण दोनों देशों के नागरिकों को बिना वीजा एक दूसरे के देश में आने जाने, काम करने और कई अन्य वैध गतिविधियों की सुविधा प्राप्त है और यही कारण है कि भारत नेपाल केवल दो देशों को नहीं जोड़ती बल्कि करोड़ों लोगों के पारिवारिक रिश्तों, व्यापार, रोजगार, शिक्षा और धार्मिक यात्राओं और पर्यटन को भी जोड़ने का काम करते हैं। सीमा के दोनों ओर से ऐसे अनेक गांव हैं जहां लोग भाषा, संस्कृति और पारिवारिक संबंध दशकों से दोनों के बीच में पुराने हैं। हर दिन हजारों लोग वैध रूप से इस सीमा को पार करते हैं। इसलिए इस खुली सीमा ने दोनों देशों के बीच विश्वास और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत किया। लेकिन यहाँ एक सुरक्षा की चुनौती भी बहुत ज्यादा है। जब सीमा पूरी तरह से बंद नहीं होती तो रोजाना बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होता है, तो कुछ असामाजिक तत्व भी उसी व्यवस्था का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और इसी कारण समय समय पर तस्करी, फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल, मानव तस्करी, अवैध आवाजाही, वांछित अपराधियों की आवाजाही और अन्य संगठित अपराधों के मामले सामने आते हैं। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि सीमा पार करने वाला हर व्यक्ति संदिग्ध होता है। अधिकांश लोग वैध कारणों से भी यात्रा करते हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौतियां ये होती है कि लाखों सामान्य यात्रियों के बीच छुपे हुए कुछ संदिग्ध तत्वों की पहचान करना मुश्किल होता है। साथियों, यही वजह है कि भारत सरकार पूरी सीमा पर बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था अपनाती है। सीमा की अग्रिम निगरानी की जिम्मेदारी सशस्त्र सीमा बल के पास होती है और इसके साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो संभावित सुरक्षा खतरों से जुड़ी खुफिया जानकारी जुटाता है। राज्य पुलिस स्थानीय स्तर पर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखती है। जब आवश्यकता पड़े तब केंद्रीय सुरक्षा और जांच एजेंसियां भी मामले की प्रकृति के अनुसार से जांच में शामिल होते हैं। तो एक और यही खुली सीमा दोनों देशों के बीच विश्वास, व्यापार और लोगों के रिश्ते को मजबूत बनाती है, तो दूसरी ओर यही खुलापन सुरक्षा एजेंसियों के लिए लगातार सतर्क रहने की आवश्यकता को भी पैदा करता है। इसलिए जब इस सीमा से जुड़ी कोई संवेदनशील गिरफ्तारी सामने आती है तो जांच केवल व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहती बल्कि ये भी देखा जाता है कि कहीं इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क, सीमा पार संपर्क या संगठित अपराध तंत्र सक्रिय तो नहीं। तो हमने कहा कि क्यों किया जाता है नेपाल मार्ग का प्रयोग, और नेपाल मार्ग का जो प्रयोग किया जाता है तो कितनी समस्याएं जो है वो हमें देखने को मिलती है। साथियों, अब यहां हमें एक और प्रश्न का जवाब ढूंढना है कि अमेरिका
से जो आया हुआ व्यक्ति है, यानी कि जो नागरिक है, जो कि अमेरिकी नागरिक है, उसका जो सामने नाम आ रहा है वो है कौन। साथियों, सबसे पहले नागरिकता और व्यक्तिगत गतिविधियों के बीच को अंतर करना जरूरी है। किसी व्यक्ति के पास किसी देश की नागरिकता होना और उस व्यक्ति के द्वारा किए गए व्यक्तिगत कार्य, ये दोनों पूरी तरह से अलग होते हैं। दुनिया के लगभग हर देश में ऐसा कोई ना कोई होता है जिसके पास कुछ नागरिक विदेशों में रहते हैं, यात्रा करते हैं या काम करते हैं। यदि उनमें से कोई व्यक्ति किसी अपराध, अवैध गतिविधि या जांच के दायरे में आता है तो ये उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय होती है, न कि उस देश की। और यही कारण है कि भारत सहित अन्य देशों में समय समय पर विदेशी नागरिक विभिन्न आपराधिक मामलों में जो गिरफ्तार होते हैं, लेकिन केवल इस आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि संबंधित देश की सरकार ही उस गतिविधि में शामिल है। और इसी सिद्धांत के मामले को समझना चाहिए। फिलहाल उपलब्ध जो भी आधिकारिक जानकारी है केवल इतनी ही है कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति एक अमेरिकी नागरिक भी है, और इससे यह निष्कर्ष बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता कि अमेरिकी सरकार इस पूरे घटनाक्रम में संबंधित है। यदि जांच में किसी व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसकी कानूनी जिम्मेदारी उसी व्यक्ति के स्तर पर तय की जाती है, और यदि किसी बड़े नेटवर्क, विदेशी संपर्क या अन्य अंतर्राष्ट्रीय पहलू के प्रमाण मिलते हैं तो उनकी जानकारी भी जांच एजेंसियां आधिकारिक रूप से साझा करती है। इसलिए इस समय सबसे जिम्मेदार दृष्टिकोण यही है कि केवल नागरिकता के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालना बहुत ज्यादा जल्दीबाजी है। साथियों, इस पूरे विषय को अगर हम जियो पॉलिटिकल अप्रोच से देखें तो क्योंकि किसी भी सीमा से जुड़ी घटना का प्रभाव केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रहता, तो उसका असर क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीति पर भी पड़ता है। सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि भारत, नेपाल और चीन दक्षिण एशिया के सबसे महत्वपूर्ण भू राजनीतिक त्रिकोण का हिस्सा है, और इन तीनों देशों की भौगोलिक स्थिति, सुरक्षा हित और रणनीतिक प्राथमिकताएं एक दूसरे के साथ जुड़ी है। और इसी कारण नेपाल का महत्व केवल एक पड़ोसी देश के रूप में नहीं, बल्कि भारत और के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक बफर के रूप में है। और भारत और चीन के बीच स्थित नेपाल हिमालय क्षेत्र की सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय स्थिरता के दृष्टिकोण से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। तो उसके लिए अगर हम बात करें साथियों, तो भारत के सामने अगर चुनौती की बात करें तो आज भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल सीमा की रक्षा करना पर्याप्त नहीं है। आज दुनिया के सबसे बड़ी चुनौती केवल बॉर्डर नहीं बल्कि नेटवर्क भी है, क्योंकि आधुनिक समय में अपराध की अगर हम बात करें तो आधुनिक समय में अपराध की सुरक्षा चुनौतियां सीमाओं से नहीं बनती है। संभव यह है कि एक व्यक्ति एक देश में रह रहा हो और दूसरे देश का जो है वो पासपोर्ट रख रहा है, तीसरे देश से फंडिंग प्राप्त कर रहा है और चौथे या पांचवें देश में किसी गतिविधि को अंजाम देने की कोशिश कर। यानी आज सुरक्षा की लड़ाई केवल सीमा पार नहीं बल्कि सूचनाओं, तकनीक, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के स्तर पर भी लड़ी जा रही है। इसलिए आज इंटेलिजेंस शेयरिंग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो चुकी है। बायोमेट्रिक मॉनिटरिंग संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। टेक्नोलॉजी आधारित सर्विलांस सीमा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बना रही है। ज्वाइंट पेट्रोल और ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन जैसी व्यवस्था पड़ोसी देशों के बीच विश्वास बढ़ाते, और सबसे महत्वपूर्ण इंटरनेशनल कॉपरेशन ये सुनिश्चित करता है कि यदि कोई नेटवर्क कई देशों में फैला है तो उसके खिलाफ समन्वित कार्यवाही की जा सके। यानी आधुनिक राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार केवल सैनिक शक्ति नहीं बल्कि सूचना, तकनीक, समन्वय और साझेदारी है। तो अंततः साथियों, इस पूरे मामले से जो सबसे बड़ी सीख यही मिली है कि किसी भी जांच में तथ्यों से पहले निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए, और इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है लेकिन जांच अभी भी जारी है। इसलिए अंतिम सच वही होगा जो जांच एजेंसियां आधिकारिक रिपोर्ट और न्यायिक प्रक्रिया के बाद सामने लाएगी। और यह एक घटना फिर से हमें यह याद दिलाती है कि भारत नेपाल की खुली सीमा दोनों देशों की मित्रता, विश्वास और लोगों के बीच गहरे संबंधों की पहचान है, लेकिन यही खुली सीमा सुरक्षा के लिए भी उतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सीमा पर तैनात जवानों की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि मजबूत खुफिया तंत्र, आधुनिक तकनीक, प्रभावी सीमा प्रबंधन और भारत नेपाल के बेहतर सुरक्षा सहयोग का संयुक्त परिणाम है। तो कैसा लगा ये वीडियो ये जरूर बताएं, और इस चैनल पर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो और आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपकी जो भी राय है अपनी राय को कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाइए कि क्या भारत नेपाल सीमा पर तकनीकी निगरानी और दोनों देशों के सुरक्षा सहयोग को और मजबूत कर देना चाहिए। सीमा अगर सुरक्षित रहेगी तो भारत भी मजबूत रहेगा। इस पर आपकी क्या राय है आप कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।